हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग अपना MT1 वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं और देखा जाए तो पेपर का लेवल ओवरऑल मॉडरेट था। अच्छे सवाल भी थे और आसान सवाल भी थे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक पहला सवाल जो अपना था, एक रीजनिंग बेस्ड टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे दिमाग चल पाया है। ठीक है, देखिए आप जरा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इससे कहा जा रहा है कि 1 यूनिट की डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे चलेंगे यहाँ पर? ऐसे चलना, मान लीजिए स्टार्ट करें हम लाइन के पैरेलली 1 यूनिट डिस्टेंस पे, तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये वाले ट्रायंगल के अलॉन्ग चलना चाहिए? तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप इस ट्रायंगल के अलॉन्ग चलोगे तो ये यूनिट जो होगी, ये डिस्टेंस जो होगी वो 1 से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 है ना बात? ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी 1 होगी, लेकिन कॉर्नर से अगर हम देखें इस कॉर्नर की डिस्टेंस तो 1 से ज्यादा हो जाएगी और इसलिए हम वैसे नहीं चलेंगे। ठीक है, क्या करना होगा? अपने को पाथ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे आएगा ये पाथ? आएगा आपका, ये देखिए, ये तो चलिए 1 यूनिट की डिस्टेंस आपने मेंटेन रखी, यहां तक 1 यूनिट की डिस्टेंस। ठीक है, यहां पे अपन आए यहां से, ठीक है, फिर से हमने 1 यूनिट की डिस्टेंस मेंटेन रखनी शुरू कर दी। ठीक है, इधर ऐसे, लेकिन ये बीच का जो पाथ है ना, वो इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। तो जब कॉर्नर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कॉर्नर से हमें 1 यूनिट के रेडियस के अलॉन्ग चलना होगा, 1 यूनिट के रेडियस वाले सर्कल के अलॉन्ग ऐसा चलना होगा, तब जाके अपना काम बनेगा। और ऐसा ही आपके तीनों कॉर्नर्स पे होगा। ऐसा कुछ इस तरीके का पाथ हमें लेना पड़ेगा। इस पाथ की हमें लेंथ हमें टोटल फाइंड आउट करनी है, ये कहा जा रहा है। तो बाकी तो आपको पता ही है कि भाई ये अगर ये 1 यूनिट था तो आपके पास ये वाली लेंथ भी कितनी होगी पैरेलली 1 यूनिट की। वैसे ही इधर भी ये कितना होगा? 1 यूनिट होगा। ये भी इधर कितना होगा? 1 यूनिट होगा। लेकिन ये जो कर्व्ड पाथ्स हैं, इन पाथ्स का आपको टोटल पेरीमीटर एक तरीके से फाइंड आउट करना है। तो आर्क की लेंथ क्या है, उसके लिए क्या जरूरी होता है कि आर्क यहाँ पे अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आपके पास ये, चलिए ये तो आपका 60 डिग्री था। ठीक है, ये 60 है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, है ना, ऐसा बढ़ा देता हूं, तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 होगा, है ना, ये 90, तो ये 90 हुआ। ये वाला एंगल और चाहिए हमें। यहां से देखो, ये 90 डिग्री है कि नहीं है? ये भी 90 है। ये आपका 60 है, ये आपका 90 है। ऐसा होगा ना भाई, पैरेललोग्राम टाइप का कंप्लीट कर रहे हो या रेक्टेंगल टाइप का कंप्लीट कर रहे हो, तो ये तो 90 डिग्री होगा रेक्टेंगल के लिए। तो 60, ये 90, तो यहां पे कितना बचा आपके पास? 30 डिग्री। ठीक है, तो 90 और 30, 120 डिग्री एंगल यहां पे सबटेंड होगा। तो जब 120 एंगल यहां पे सबटेंड होगा तो L इज इक्वल टू क्या होता है? R इंटू थीटा। R कितना था? 1 था। थीटा 120 डिग्री, लेकिन हम कैसे रखते हैं इसको? रेडियन में। रेडियन में क्या होगा? 2π/3। तो ये आर्क लेंथ कितनी है? 2π/3 है। ये भी 2π/3 है, ये भी 2π/3 है। मतलब 2π हो गई आपकी आर्क लेंथ और प्लस 1 1 1, तो 3 यूनिट्स आपको स्ट्रेट लाइन में चलना ही चलना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल दिया हुआ है। कर्व्ड पाथ शायद कई लोगों को वहां पे ना चपके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, x इज इक्वल टू nπ/2 satisfies the equation sin x/2 minus cos x/2 is equal to 1 minus sin x। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो अपन अगर देखें तो ये क्या लिखा है? साइन x/2 माइनस कॉस x/2 इज इक्वल टू 1 को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। सो दिस विल गिव यू साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, एंड हियर इट इज साइन x/2 माइनस कॉस x/2। सो t इज इक्वल टू टी स्क्वायर टाइप का है और इसलिए t को क्या होना पड़ेगा? 0 या फिर 1। और अपन कह सकते हैं कि sin x/2 माइनस cos x/2 आइदर 0 होगा या फिर आपका 1 के बराबर आएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या दे रखी है हमारे पास? x माइनस π/2, सॉरी x/2 माइनस π/2 का मॉड जो है 3π/4 से छोटा है। तो x/2 माइनस π/2 लाइज इन बिटवीन, यहाँ पे माइनस 3π/4 और यहाँ पे आपका इक्वलिटी भी है 3π/4। ठीक है,
तो अपन क्या बोल सकते हैं कि x माइनस पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ पे -3π/2, पाई आपने ऐड कर लिया और तो 5π/2, यहाँ पे -π/2, ये आपका x रहेगा। x आपका -π/2 और 5π/2 के बीच के पॉइंट्स को ही रखना है, ठीक है। तो ये तो आप अब देख ही सकते हो ना कि nπ/2 टाइप के ही सॉल्यूशंस आप खोज रहे हो, तो x = π/2 रख के देख लो, मतलब सीधा सीधा तो यहाँ से 0 वाला तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि कैसे हो पाएगा ये, ठीक है। tan x/2 आपका 1 के बराबर हो जाए। अब बल्कि मैं तो सीधा यही बोलूंगा कि आप x को रख के देख लो, क्योंकि आपको nπ/2 के टाइप के ही नंबर्स आपको चेक करने थे। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको चेक करना है -π/2, है ना, -π/2 देख लीजिए, मतलब n को 2 रखेंगे तो -π, ठीक है, n को 2 रखेंगे तो -π, तो खैर इधर काम का ही नहीं है क्योंकि -π तो छोटा हो जाएगा। -π/2 के आगे 0 रख लीजिए, है ना, फिर आपके पास π/2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है, फिर 3π/2 आ जाएगा, फिर 2π आ जाएगा और 5π/2 आएगा, ठीक है। इनको आप सीधा सीधा रख करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इसको सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास sin³ cos 3x, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 sin³ और cos 3x प्लस हमारे पास दिया हुआ है cos³ sin 3x 3/8। अगर आपको ध्यान हो तो sin 3x के फॉर्मूले में जो 3 sin - 4 sin³ है, एक साइन कॉमन निकलता है, और वैसे ही cos 3x के फॉर्मूले में भी cos x को कॉमन निकाला जा सकता है। तो अगर ये आपको पता है तो अपन कह सकते हैं कि एक sin x और एक cos x मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो पहले cos 3x का फॉर्मूला, sin 3x का फॉर्मूला, और तब आप sin into cos को बाहर निकाल लो। तो बचेगा क्या आपके पास, sin² x इंटू यहाँ पे आया होगा 4cos² - 3, और यहाँ पे cos² x, ठीक है, और इंटू बचा होगा 3 - 4 sin² = 3/8, ठीक है। तो 4cos² sin² माइनस का 4 sin² cos² कट गए, बचा हमारे पास -3 sin² और यहां से +3 cos² = 3/8। ये क्या था आपका sin 2x/2, और अंदर क्या तैयार हो गया 3 cos 2x, ये sin 2x/2 = 3/8। तो यहां से आप देख सकते हो कि 3 को खत्म कर दिया, 1/8 आ गया। sin 2x इंटू cos 2x = आपके पास पड़ गया 2/8, हो कि नहीं। sin 2x इंटू cos 2x = 2/8। 2 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 sin 2x cos 2x, तो ये जुगाड़ हो गया आपका sin 4x का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है कि वर्टेक्स आपका ग्राफ का जो है वो y एक्सिस पे है और गिवन है ग्राफ। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या क्या चीजें हम इसके बारे में कह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या बोली है, फर्स्ट ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलता है, c/a से निकलता है, ठीक है। ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपको बताया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। c/a अपवर्ड पैराबोला है, ये पॉजिटिव होगा, है ना, तो दिस वन इज पॉजिटिव। c कैसा है भाई, पॉजिटिव है ना, y इंटरसेप्ट दिख रहा है, y इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव ही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट भी क्या था, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखिए, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि d नेगेटिव होगा तभी तो पूरा का पूरा पैराबोला आपका हमेशा ऊपर लाई कर रहा है x एक्सिस से। थर्ड वाली बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि सम ऑफ रूट्स के बारे में आप क्या बता सकते हो कि -b/2a अगर आपका 0 था, मतलब वर्टेक्स आपका 0 पे आ रहा था x कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब कि -b/a आपका 0 है, मतलब सम ऑफ रूट्स क्या है आपका 0 होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट वैसे देख लेते हैं हम, बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर प्योरली इमेजिनरी, कोई कहने की बात तो है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा जा रहा है, m डिनोट्स नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 raised to power 64, ठीक है।
और log 2 बेस 10 आपसे बताया गया है, तो log 2 बेस 10 आपका 0.3 है और 2 रेज टू पावर 64 की बात की गई, 2 रेज टू पावर 64। क्या करते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वाला सवाल, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 64 log 2 बेस 10, सो दिस इज 19.2, है ना, ये आपका गिवन था 0.3, तो 19.2 आ गया। मतलब अगर इंटीजर पार्ट की बात करूं या कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना है 19 है। अगर कैरेक्टरिस्टिक 19 है तो कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि जब कैरेक्टरिस्टिक आपका 1 होता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रहती हैं अपने पास, 2 रहती हैं। तो 19 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रहेंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 20 होंगी कि नहीं। फिर आगे बढ़िए, फिर आपसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ जीरोस दूसरी बार निकालने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, तो देखिए 2 रेज टू पावर -64 की बात की गई, फिर से कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, ठीक है। और फिर से कितना आएगा ये, अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं मैं तो कैरेक्टरिस्टिक मेरा निकल करके आएगा भाई, ये तो कितना होगा -19.2, कैरेक्टरिस्टिक इज -20, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 19, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 6f4 - 4f6 इज इक्वल टू 2f2x, ऐसे x बताने हैं हमें, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है। 6f4 मतलब 6 sin रेज टू पावर 4 प्लस cos रेज टू पावर 4 माइनस 4f6, f6 का मतलब है sin 6 प्लस cos की पावर 6 इज इक्वल टू 2f2 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, है ना। तो ये तो खैर 1 ही लिखा हुआ है, 2 हो गया इधर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, कैसे करते हैं इन हायर पावर्स को sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर में बदल के, तो 6 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, माइनस 4 यहां से क्या होगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी आएगा जो कि कितना है 1 होता है, इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहां से देखिए कितना बन गया ये 6 इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो -12 ये तो हमेशा बराबर आ रहे हैं, है ना, ये भी 2 ये भी 2, तो दिस इज 2 इक्वल टू 2। मतलब x की कोई सी भी वैल्यू उठा लो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इसलिए इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है। 0 से पाई के बीच कुछ भी उठा लें ये आपका हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए log 10 sin x प्लस log 10 cos x इज इक्वल टू -1, तो sin x इंटू cos x कितना हो गया, क्लब कर सकते हैं, log 10 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूं। फिर इधर से देखिए दूसरे वाले में क्या दे रखा है कि ऐसे में हमें sin प्लस cos की एक तरीके से वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपका sin इंटू cos ये है तो sin प्लस cos आप निकाल सकते थे, मैंने कहा था कि sin प्लस cos और sin इंटू cos को आपस में कोरिलेट किया जा सकता है, कैसे, तो sin प्लस cos का होल स्क्वायर विल बी रिटन एज 1 प्लस 2 sin cos, ठीक है। तो दिस विल गिव यू 1 प्लस 2 बाई 10, है ना, और ये sin प्लस cos का होल स्क्वायर, तो दिस इज कितना 6/5 है ये, है ना, तो ये है आपका 6/5। तो sin प्लस cos की वैल्यू अगर किसी को लिखनी हो तो अपन कैसे लिखना चाहेंगे इसको, sin प्लस cos का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो sin प्लस cos अंडर रूट 6/5 या फिर प्लस माइनस ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे क्लब कर सकते हैं, इसका भी हमें log लेना है, तो log 10 और यहां पे है आपके पास अंडर रूट ओवर 6/5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, नीचे 2 भी दिया हुआ है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, log ये तो खैर अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब 6/5 की पावर हाफ, इसको हटा सकता हूं मैं, इसको हटा के मैं लिख देता हूं हाफ, तो हाफ तो आपका उठ के सामने आ गया, ऊपर क्या बचा log 10, ठीक है, 6/5 वही बचा ना, ये आपको दिख रहा है कि ये क्या वैल्यू आएगी log 10, अगर मैं अंदर में 12/10 लिख देता हूं
तो ये बन जाएगा कितना, log 10 12 माइनस log 10 10। ठीक है, तो ये आपका यहां से दिख सकता है कि आंसर n इक्वल टू 12 आ रहा है आपका। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास x sin थीटा है ना, x sin थीटा इज इक्वल टू y sin थीटा प्लस 2π/3। लोगों को याद होगा तो ये असाइनमेंट में हमने किया हुआ है सवाल, z sin थीटा प्लस 4π/3। ठीक है, ये आपका गिवन है और आपको xy प्लस yz प्लस zxx प्लस y प्लस z है ना, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करने को कहा गया है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था हमेशा से कि जब बहुत सारी चीजें इक्वालिटी में दिखें तो उनके सामने k लिख देना चाहिए, लिख दिया हमने। फिर अपन ये भी देख सकते हैं यहां से कि x कितना आएगा, x आएगा आपका k बाई साइन थीटा है ना, y क्या आएगा k बाई साइन थीटा प्लस 2π/3 और z क्या आएगा आपके पास k अपॉन साइन थीटा प्लस 4π/3 होगा है ना, शायद असाइनमेंट में या नोट्स में ही किया हुआ है। तो खैर अपन चलते हैं वापस से, अगर इनका हम रेसिप्रोकल देखें तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दैट विल गिव यू साइन थीटा प्लस 2π/3 और साइन थीटा प्लस 4π/3 अपॉन के आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब एक चीज फिर से देख लो आप कि अगर आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली लेते हो, ठीक है, इसको इसके साथ, तो CD लगा लें। CD लगाने से क्या बनता है 2 साइन थीटा प्लस 2π/3 बनता है, इसीलिए CD लगाई थी। और cos दोनों का एंगल्स का डिफरेंस का हाफ माइनस 2π/3। ठीक है, और प्लस साथ में क्या है साइन थीटा प्लस 2π/3। डिवीजन में आपके पास क्या है k, cos 2π/3 कितना होता है माइनस 2π/3 कहें या प्लस 2π/3 कहें, बात तो बराबर ही है। तो cos 2π/3 कितना होता है माइनस हाफ होता है, तो ये माइनस हाफ और 2 -1 हो गए। सो दिस इज माइनस साइन थीटा प्लस 2π/3 एंड दिस वन इज साइन थीटा प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाय k व्हिच गिव्स यू 0। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आपका 0 आ गया। एलसीएम ले लें इसका, आपको xy प्लस yz प्लस zx भी क्या मिल जाएगा 0 के बराबर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 फिर से असाइनमेंट क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस आपका 2√2 टाइम्स दिया गया है। हाइपोटेनस 2√2 टाइम्स है द परपेंडिकुलर है ना, ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, और ये अगर ये p है आपका तो ये 2√2p है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज 2√2 टाइम्स द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। ओके सॉरी, ये आपका कहा गया इस वर्टेक्स की, ये वाली जो लेंथ है वो आपकी p के बराबर है। देन द अदर एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर, है ना, तो ये एंगल्स हमें पता करके बताने हैं। ठीक, तो अब आप देखिए ऐसे केसेस के लिए मैंने क्या बताया था आपको असाइनमेंट में भी कि आपको क्या करना चाहिए, एरियाज के थ्रू इसको सोचना चाहिए। तो एरिया के थ्रू अगर हम इसको सोचने जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये जो A है और ये B है ना। ओके, एक और चीज मैं देख सकता हूं कि ये P है, ये 2√2p है, वैसे कुछ पोर्शन इधर आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो a² और b² का सम कितना होगा, पाइथागोरस 8b², कोई बड़ी बात नहीं। फिर आगे बढ़े, एरियाज के बारे में कमेंट करें। तो एरिया क्या बन रहा है, हाफ AB बन रहा है ना, और इधर से अगर देखें तो इधर से क्या आ रहा है हाफ 2√2p इंटू p, है ना। तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√2p², ये बात ठीक, AB इज इक्वल टू 2√2p² बन गया। अब यहां से आगे बढ़े हमें और क्या क्या चीजों के बारे में पता है, a² प्लस b² का पता है और AB के बारे में और पता चल चुका है। तो यहां से अपन ट्राई कर लें क्या एक बार को p के टर्म्स में फाइंड आउट करने का। ठीक है भाई, अगर ये पता चल जाता है ये लेंथ p है तो आप इस वाले एंगल के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो a² प्लस b² आपका 8p² था, AB आपने बता दिया कि ये आपका 2√2p² है। ओके, तो अगर मैं यहां से a/p और b/p है और p² की ही जगह अगर रख लेता हूं मैं, है ना, p² को ab/2√2 यही रख दूं मैं। ठीक है, देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8p स्क्वायर, 8p स्क्वायर को ही सीधा रख दो, 2√2 सॉरी ab by 2√2, ab by 2√2, तो दिस गिव्स यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√2 ab इज इक्वल टू 0 होगा। अगर a बाई b निकल जाए, वैसे मैंने उस समय आपको अलग तरीके से ही बताया था असाइनमेंट के टाइम पे, यहाँ पे एक और मेथड हम देख पा रहे हैं कि अगर हम सबको a b में कन्वर्ट कर दें, a बाई b अगर मेरा निकल जाए तो काम बन जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे a बाई b निकालने के लिए प्रोसेस क्या करना होगा, b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2√2 a बाई b इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका, मान लीजिए t स्क्वायर minus 2√2t plus 1 is equal to 0. So t you will get 2√2 plus minus under root. ये 8 minus 4 2 हो गया है ना, 8 minus 4 upon 2. So this will give you √2 plus minus 1 है ना। तो अब ये किसके करेस्पॉन्डिंग है, a by b। तो चलिए अगर ये मैं थीटा बोलता हूं तो दिस इज योर tan थीटा, ठीक है, tan थीटा ये है आपका tan थीटा। और tan थीटा ये कौन सा वाला है, π/8 वाला है कि नहीं। एक π/8 होगा, दूसरा 3π/8 हो जाएगा, तो एंगल्स आपके लिए क्या आएंगे, π/8 और 3π/8 आ जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने असाइनमेंट में किया है तब तो आप इसको आसानी से कर लोगे, अदरवाइज दिक्कत फेस हो सकती है। नंबर 10 आपके पास FOM2 वाला मॉडुलस से रिलेटेड फंक्शन दिया हुआ है और उसके सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज इन फैक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, चाहो तो आप ग्राफ से भी कर सकते हो नंबर ऑफ वैल्यूज, चाहो तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। चलो मैं ग्राफ से ही करता हूं, ठीक है। देखो क्या करते हैं, उसके लिए दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 1 और -2। तो 1 रखा मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाऊंगा, फिर राइट साइड वाली लाइन खींचूंगा, देखूंगा कितनी बार वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर आप देखो तो x = 1 रखने पे मुझे वैल्यू कितनी मिलती है लेफ्ट साइड से, यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ x - 1 + 3x + 2। ठीक है, तो जब x को 1 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, यहां से कितना आ गया आपके पास 9 है ना। तो आपके पास पॉइंट क्या बनेगा 1,9 ऐसा बनेगा। एक और क्रिटिकल पॉइंट आपका -2 है, -2 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये कुछ देगा, क्या देगा 3 देगा। तो -2 के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो -2 के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा आपको -2,3। ठीक है, ओके। तो इन दोनों को हमने ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे बढ़ा देंगे और इसको क्या करेंगे हम, इधर की बात करें हम, इधर भी हमारा इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। आएगा 0 पे वैल्यू एक बार मार्क कर लें, x = 0 पे, x = 0 पे देखो ये 1 होगा है ना, मॉड का आउटकम 1 आएगा और यहां से कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है 0,7 है कि नहीं। तो अब देखो 4 आपका ये -2,3 से ऊपर ऊपर की एक लाइन होगी, बस यही होगा ना भाई। ये राइट साइड वाला ही ग्राफ अगर खींचूं तो y = 4 आपका इसी रीजन में आएगा। फिर कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट किए 1 और 1, आपके पास टोटल 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, 4 की जगह कुछ होता 3 से छोटा तो कोई सोल्यूशन नहीं आता है ना, इधर होता तो भी 2 सॉल्यूशंस आ जाते हैं आपके पास। ओके, 3 के बराबर होता तो एक ही सोल्यूशन आता, ये ऐसा रहता। ठीक, खैर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपके पास एक मॉड को बोला गया कि mod of x² - 9x + 20 is greater than x² - 9x + 20। ऐसा कब होगा कि मॉड का आउटकम जो है वो बड़ा आए। तो मॉड a आपका, आप खुद सोचो कि ये 2 तरीके से खुल सकता है भाई। ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव है, x² - 9x + 20 अगर पॉजिटिव है तो मॉड लगाऊं या ना लगाऊं, दोनों चीजें आपस में कैसी होंगी, बराबर ही होंगी। ठीक है, तब तो इस तरीके की इनइक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। इस तरीके की इनइक्वालिटी कब आएगी, जबकि आपका x² - 9x + 20 निगेटिव हो। अगर ये निगेटिव हो गया तो इधर से आपका निगेटिव मिलेगा और इधर से आपको पॉजिटिव मिलेगा और फिर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। सो फॉर दिस सिचुएशन x² - 9x + 20 शुड बी नेगेटिव एंड दैट्स व्हाई x शुड बिलोंग टू द इंटरवल 4 to 5। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहा जा रहा है लैम्डा रियल है और फिर से पुराने सवाल में जैसा ही है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए आपको कहा गया एक तरीके से कि λ² + λ - 2x²
प्लस लेमडा प्लस 2x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये कि लेमडा उसने बोला नहीं है कि रियल है ना, लेमडा उसने बोला नहीं है कि उसने ये नहीं बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें दोनों सिचुएशंस चेक करनी पड़ेंगी। तो पहले तो मैं मान के चल रहा हूं जब ये क्वाड्रेटिक है, केस 1 मतलब जब लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जीरो करने वाला कौन था इसको? इसके रूट्स। ठीक है, जीरो कैसे होता है? ये अपने रूट्स पे होता। रूट्स क्या है इसके? -2 और 1 है। तो इसका मतलब कि लेमडा इज नॉट इक्वल टू -2 एंड 1, केस 1, फर्स्ट केस यही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस समय हम क्या चाहते हैं कि हमारा d जो है वो निगेटिव हो जाए, एंड और क्या चाहते हैं, ये आपका ये आपको पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए? पूरा एक्सप्रेशन हमें निगेटिव चाहिए। दिस इज निगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये हमेशा निगेटिव। तो d निगेटिव होगा और डाउनवर्ड पैराबोला भी तो चाहिए, मतलब आपका ये जो लीडिंग कोफिशिएंट दिख रहा है ये भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। सो इसका मतलब लेमडा शुड बिलोंग टू -2 से 1, ये आएगा। d की बात करते हैं, d कितना है आपके पास? d है आपका लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर -4, इसके दो फैक्टर्स मैं लिख ही देता हूं साथ ही, लेमडा प्लस 2 लेमडा -1 और एक -1, ये बन जाएगा। ठीक है, लेमडा प्लस 2 आप सीधा कॉमन निकाल लो, तो बचा आपके पास लेमडा प्लस 2 प्लस यहां से 4 लेमडा -4 इज लेस देन 0। तो 5 लेमडा -3 इंटू लेमडा प्लस 2 इज लेस देन 0। सो लेमडा बिलोंग्स टू -2 से 3/5। ठीक है, तो 12th में अगर देखें तो यहां से तो हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है? -2 से 3/5 वाला पोर्शन निकल करके आ रहा है। ठीक है, ओके अच्छा, एक बार को मैं इस चीज को देख भी लेता हूं। 5 लेमडा -2 है सर। ठीक है, तो ये तो केस 1 रहा। केस 2 की बात करिए। केस 2 में आपके पास क्या आएगा? केस 2 में आपको -2 और 1 पे चेक करना पड़ेगा, मतलब जब ये क्वांटिटी 0 हो जाती है, दैट मींस यू हैव टू चेक लेमडा इक्वल टू -2 एंड 1। तो पहले मैं बात करता हूं -2 की। जब मैं -2 लेमडा को रखूंगा तो ये क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी। आपको कैसा एक्सप्रेशन दिखेगा? -1 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सही है ना बात? तो अगर ये बात सही है तो -2 आपका सोल्यूशन में आना चाहिए। -2 शुड बी एक्सेप्टेड। 1 देखें, अगर 1 को रखा तो क्या होगा? 1 रखोगे तो ये तो 0 हो गया। यहां पे बात फंस गई क्योंकि ये बन गया 3x - 1 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये बात तो गलत है ना, x की हर एक वैल्यू के लिए ये निगेटिव थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू 1 आपका रिजेक्ट हो गया, -2 आपका एक्सेप्ट हो गया। तो लेमडा इक्वल टू -2 मिला आपको सेकेंड केस से, और फर्स्ट केस से मिला -2 से 2/5। दोनों का यूनियन, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नंबर 13 जो मैंने आपको पहले बता भी रखा था कि इस तरीके के सवाल आपसे जब पूछे जाएं तो क्या करना चाहिए। यहां पे क्या है? एटलीस्ट 1, ठीक है, 1 ऑफ दीज टू क्वाड्रेटिक हैव रियल रूट्स। कम से कम किसी एक के रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही करते हैं। तो ऐसे केस के लिए मैंने आपको क्या बोला था? इसके लिए मैंने बोला था कि आप एक बार को d1 प्लस d2 इन सब की डिस्कशन कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि आपसे कहा जा रहा है एटलीस्ट 1 ऑफ द रूट्स हैज रियल रूट्स। d1 प्लस d2 के बारे में मैंने कहा था कि d1 प्लस d2 अगर आपका पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो पता ही चल जाएगा कि कम से कम एक रूट तो कुछ ना कुछ, चाहे d1 पॉजिटिव था या तो d2 पॉजिटिव था, है ना, या फिर दोनों पॉजिटिव थे। इससे आप केस बना सकते हो। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या बन रहा है। आपके पास आ रहा है कि d1 आपका कितना है? खैर a² - 4b, और d2 कितना है आपके पास? c² - 4d, c² - 4d। ठीक है, अब इसमें देखो आगे इन दोनों का अगर सम करते हो तो क्या बनेगा? d1 प्लस d2 इज इक्वल टू a² प्लस c² माइनस 4 टाइम्स b प्लस d। एंड आप क्या चाहते थे कि ये क्वांटिटी अगर आपकी ग्रेटर देन 0 प्रूव हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो कैसे प्रूव हो सकती है? ए वाले ऑप्शन के थ्रू हो सकती है ना, जहां कहा गया था कि b प्लस d आपका ac/2 है। अगर आप ये ऑप्शन फॉलो करते हो तो दिस गिव्स यू a² प्लस c² माइनस 2ac, जो कि क्या है भाई?
परफेक्ट स्क्वायर है ना ये माइनस सी के होल स्क्वायर का, तो d1 प्लस d2 आपका इनफैक्ट कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वाली चीज हमने लिख रखी थी कि एग्जैक्टली 1 दिखाना होता, ठीक है, कि एग्जैक्टली एक ही का रूट हमारा रियल है, दूसरा नॉट रियल है, तो d1 इंटू d2 को निगेटिव दिखा देते। यहां पे चूंकि एटलीस्ट की बात की गई है, तो ऐसे समय में हम d1 प्लस d2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स को ब्रैकेट भी लगा दिया है, तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया काफी सिंपल सा 14th क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्या था एक बार लिख लेता हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बाई एक्स और प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 बाई एक्स को मान लेते हैं कुछ, तो x प्लस 1 बाई एक्स को आपने t मान लिया है ना, तो यहां से आपको x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको रिप्लेस कर सकते हो t क्यूब माइनस 3t लिख सकते हो ना, है ना। अगर ये t है तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब लिख सकते हो इसका होल क्यूब करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका t क्यूब माइनस 3t, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हो, टी स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो यही सब सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इज टी क्यूब माइनस 3t प्लस दिस इज टी स्क्वायर माइनस 2 एंड हियर इट इज माइनस 6t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो यू आर गिवन विद टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर कॉमन, t प्लस 1 माइनस 9 कॉमन, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यूज क्या मिल रही है आपको, माइनस 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, माइनस 3 मिल रहा है। तो आपको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या मिली, माइनस 1 या फिर 3 या फिर माइनस 3, ठीक है। आपको क्या करना था, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x निकालनी थी। देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 वाले के लिए बात कर रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस मतलब 3 वाले के लिए किया, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्या क्या होंगे, 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 है ना। फिर माइनस 3 वाला रखता हूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर से क्या होगा, माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, तो दो रियल यहां से, दो रियल यहां से, 4 सॉल्यूशंस आपके पास आ जाने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए फिर से नेचर ऑफ रूट्स टाइप का सवाल है। क्या कहा गया है, ए बी आपका 1 2 3 4 है और इनमें से आपको रियल रूट्स हो, ऐसी सिचुएशंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक ही चीज तो पता है रियल रूट्स के लिए कि डी आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो यू वांट बी स्क्वायर माइनस 4a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो अब आप देखते जाओ कैसे कैसे ऐसा हो सकता है। अगर मैं b की वैल्यू को 1 रखता हूं, ठीक है, तो क्या ऐसा कोई a एग्जिस्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा ना भाई। 4a तो 4 होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। तो b इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, b इक्वल टू 2 अगर रखा तो ये 4 हो गया, तो a को मैं 1 रख के काम चला सकता हूं। a की वैल्यू 1 के अलावा और कोई बड़ी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, तो यही चलेगा केवल। b इक्वल टू 3 रखा तो ये b स्क्वायर 9 हो गया, तो a की वैल्यूज क्या रख सकते हैं, 1 और 2, 0 तो नहीं अलाउड है ना, नहीं, तो a 1 और 2 दोनों वैल्यूज ले सकता था। फिर b इक्वल टू 4 रख लिया मैंने, तो a की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, बस यही सारी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो कितने पेयर्स बने, एक तो ये पेयर बना 1 2 वाला, एक बना 1 3, एक बना 2 3, है ना, 3 पेयर्स बन गए ओवरऑल। अब यहां से 4 पेयर्स और कौन कौन से, 1 4 2 4 3 4 4 4, तो टोटल 7 पेयर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे ए बी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपके पास एक इक्वेशन है जिसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और कहा जा रहा है कि 2 सब्ट्रैक्ट किया गया है हर रूट से, तो रिजल्ट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रूट्स, ठीक है। ओके, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि अल्फा माइनस 2 कर दिया और एक रूट को ले लिया बीटा माइनस 2, ठीक है। अल्फा माइनस 2, बल्कि ऐसे ही सीधा सीधा कह लीजिए 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रूट, है ना, द रिजल्ट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ओरिजिनल रूट।
तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, है ना। और इसी तरीके से बीटा माइनस 2 भी क्या हो गया है आपका ओरिजिनल रूट का उल्टा हो गया 1 बाई बीटा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इसको क्या बोल सकता हूं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 और यहां से बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1, अगर ये मेरे पास इक्वेशन है ना, इनफैक्ट ऐसा लिख लो, ये इक्वेशन है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी रही होगी कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा आएंगे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स होंगे और ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, सो ये वाला एक्सप्रेशन आपका पॉसिबल रहेगा, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन था ना असाइनमेंट्स में कि अल्फा और बीटा दोनों सेम टाइप के एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते थे, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा थे। तो अब आपका क्वाड्रेटिक आ गया, तो अब बी सी ये सब तो आपको पता ही है ना। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 भी असाइनमेंट्स वाला क्वेश्चन ही है। अगर यहाँ पे देखें हम x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप देखो f ऑफ a की बात करूं मैं, fx मेरा क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस 1, तो f ऑफ a आपका कितना है, माइनस 1 है, और f ऑफ b भी कितना है, माइनस 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स जो थे वो कहां पे कैसे एग्जिस्ट किए होंगे, अगर एक अपवर्ड पैराबोला है या फिर एक क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के लिए f ऑफ a आपका नेगेटिव आ रहा है, अपवर्ड पैराबोला के लिए f ऑफ a नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ कैसा रहा होगा, देखो ऐसा कुछ रूट्स है ना। अब यहां पे देखो a पे वैल्यू माइनस 1 है तो a को इधर ही रहना पड़ेगा ना, और b पे वैल्यू माइनस 1 है मतलब b को भी इधर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये निगेटिव वाला माइनस 1 आने का मतलब है कि रूट कहां था, रूट ए के पहले आएगा और बी के बाद आएगा। सोच लो खुद से कि ग्राफ का और कोई सीन तो बना ही नहीं सकते, तो यही पॉसिबिलिटी है, केवल रूट आपका ए से पहले या बी से बाद में होगा, ठीक है। तो एक रूट आपका माइनस इन्फिनिटी से ए में और दूसरा रूट बी से इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। आपके पास कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है और वो क्वाड्रेटिक आपके पास जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, -2 और 4 के बीच में, मतलब बोथ रूट शुड लाई इन बिटवीन -2 एंड 4। क्या कंडीशन होती थी इसके लिए, तो कंडीशन थी हमारे पास कि a इंटू एफ के वन पॉजिटिव होगा, a इंटू एफ के टू पॉजिटिव होगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और डिस्टिंक्ट तो नहीं कहा ना इसने, नहीं कहा, ठीक है, तो इक्वल टू भी लगानी पड़ेगी, और माइनस बी बाई 2 पे कंडीशन होगी कि दैट शुड आल्सो लाई इन बिटवीन k1 एंड k2। तो बस लगा दें कंडीशंस। तो लीडिंग कोफिशिएंट आपका कितना है, 1 है। f ऑफ k1 का मतलब हो गया कि f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0। फिर सिमिलरली 1 इंटू f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। d कितना है भाई, तो d है आपका 4m स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। तो ऑब्वियसली ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ही है, तो इसमें तो कुछ खास मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, माइनस बी बाई 2 कितना है आपका, माइनस ऑफ -2m ना, तो 2m हो जाएगा बाई 2, है ना, माइनस बी बाई 2m लाइज इन बिटवीन k1 एंड k2। तो k1 और k2 क्या है, -2 और 4 है, तो m आपका कहां से कहां के बीच में लाई कर गया, -2 और 4 के बीच में। तो f ऑफ -2 पॉजिटिव है, f ऑफ 4 पॉजिटिव है, और m आपका कहां लाई करता है, -2 और 4 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये 3 कंडीशंस हैं, इन तीनों कंडीशंस का आप इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। तो f ऑफ -2 का मतलब क्या होगा, लिख लेता हूं मैं, f ऑफ -2 कितना आएगा, 4, ठीक है, प्लस 4m और m स्क्वायर माइनस 1 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां से क्या आएगा, 1 इंटू f4 रखोगे तो कितना होगा, 16, ठीक है, सॉरी 4m, यहां पे m स्क्वायर माइनस 1 है, ये है आपका m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 था। यहाँ पे देखें हम x की जगह पे 4 रखा तो 16 और -8m आ गया और प्लस m स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस आपको इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर आपसे कहा जा रहा है कि द इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इक्वेशंस हैव अ रियल कॉमन रूट। तो रियल कॉमन रूट एक है,
है ना। एग्जैक्टली वन नहीं कहा है, मतलब आपको दोनों केसेस देखने होंगे। ये भी हो सकता है कि बोथ रूट्स आर कॉमन, और ये भी हो सकता है कि ओनली वन रूट इज कॉमन। तो आप देखो सबसे पहले कि अगर बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन, तो बोथ रूट्स कॉमन के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स इक्वेट करें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए। यहाँ पे ए है आपका, यहाँ -1 है, और यहाँ 1 है, और यहाँ पे आपका -a है ना। तो यहाँ से a की पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, कि a अगर आपका +1 हो जाए, ठीक है, सॉरी a - a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे a था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे -a था। ओके, तो -a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू 1 नहीं, -1 अगर हम रख दें, है ना, प्लस -1 दोनों आएंगे, लेकिन भाई इसके भी तो बराबर होना चाहिए। तो सीधा सीधा यहीं से कर लेते हैं कि a की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो सभी आपस में बराबर हो रहे हैं। तो बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन हो गई a इक्वल टू -1। ध्यान रहे दोनों रूट्स हमें चेक करने पड़ते हैं। अगर एग्जैक्टली बोला होता तब हम ये नहीं चेक करते, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोला है तो हम दोनों कंडीशंस चेक करते हैं। बोथ रूट्स आर कॉमन, और उसके बाद एग्जैक्टली वन रूट की बात कर लें, तो एग्जैक्टली वाले में क्या आएगा, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। उसके लिए अपन क्या करते थे, वो शॉर्टकट वाला अप्रोच अप्लाई कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। डिफरेंस ले लो सीधा सीधा, ये कट गया अपना, यहां से क्या आ गया a प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस आ गया अपने पास 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, -1 के बराबर आती है, ठीक है। मतलब वो कॉमन रूट क्या होगा, -1 होगा, और वो कॉमन रूट अगर मैं इसमें सेटिस्फाई करा दूं तो मुझे क्या मिलता है, दिस गिव्स यू 1 माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 2 के बराबर। तो दो सिचुएशंस हैं जहां पे ये आपका हैव अ रियल कॉमन देन द वैल्यू ऑफ a इज 2, ठीक है, ओके, ठीक है। एग्जैक्टली की बात की जाए तो यहाँ पे अपने पास हाँ ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली के लिए। तो फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है और कहा जा रहा है कि इसके कोई भी रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते। तो रियल सॉल्यूशन अगर नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब कि उसका डी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस आपके पास आ गया है n स्क्वायर माइनस 10n, ठीक है, मतलब प्लस 10n इज इक्वल टू 0 के रियल रूट्स नहीं चाहिए हमें, तो d शुड बी लेस देन 0, ठीक है, हैज नो रियल सॉल्यूशन, तो d शुड बी लेस देन 0। d कितना है आपका 64, माइनस आपने कर दिया 4 इंटू a इंटू यहां से c कितना है 10n माइनस n स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। तो 4 आपका कॉमन होके हट गया, 16 माइनस 10n माइनस n स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। तो अब आप यहां से n पे कंडीशंस निकाल सकते हो। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 जो इंटीजर टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दी गई है एक क्वाड्रेटिक, और उसको कहा जा रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्वाड्रेटिक जैसी दिखने वाली चीज है, ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए कहा जा रहा है सेटिस्फाई होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये x के टर्म्स में एक आइडेंटिटी है, और जब x के टर्म्स में आइडेंटिटी हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सभी क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। तो इंटीजर टाइप का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो आप देखो यहाँ पे आपके पास है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर के टर्म्स एक साइड करो तो तुम्हारे पास a प्लस बी है ना, x के टर्म्स देखो माइनस 2a और माइनस 3b प्लस 1 भी है ना, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। और कांस्टेंट टर्म्स देखें तो हमारे पास a प्लस 2b माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए, आपको ये तीनों टर्म्स 0 चाहिए। तो यू वांट कि a प्लस बी आपका 0 हो जाए, 2a प्लस 3b आपका 1 हो जाए, और a प्लस 2b आपका a स्क्वायर हो जाए, है ना, ऐसा ही चाहते हो आप। तो सबसे पहले आइए देखिए यहां से क्या आ रहा है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, इन दोनों से a प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, दैट मीन्स कि 2a प्लस 2b आपका 0 होगा, है ना।
तो इन दोनों से आपके पास क्या आ गया कि b की वैल्यू 1 है और इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है -1। अब देखें कि क्या ये वाली चीज इसको सेटिस्फाई करती है, तो देख सकते हो यहां से क्या आएगा -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स ये सेटिस्फाई कर रहा है और इसलिए हमारे पास ये -1,1 वाला पेयर जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप 0.2 रेज टू पावर समथिंग दे रखा है। अब वो जो समथिंग है उसको हम क्लब कर सकते हैं ना। एक सिंपल सा सम दे रखा है log √5 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम कितना होगा 1/4 डिवीजन में क्या आएगा 1 माइनस 1/2 होगा कि नहीं। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो और यहां पे आपके पास है log √5, तो दिस गिव्स यू log √5 और ये कितना आया 1/4 अपॉन 1/2 मतलब 1/2 है कि नहीं। ये क्या करना था आपको 0.2 की पावर में लगाना था। सो 0.2 रेज टू पावर log √5 हाफ, यही था है कि नहीं, ऐसा ही बोला गया है। तो 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.2 को मैं लिख सकता हूं ना 1/5। फ्रैक्शन में देखना हमेशा आसान पड़ेगा। तो अब दिख रहा है यहां 1/5 है, यहां 5 की चीज दिख रही है, तो इसको इंटरचेंज किया जा सकता है। इंटरचेंज कर ले, हमारे पास क्या आएगा 1/2 रेज टू पावर log, ये है आपका √5 और यहां है आपका 1/5। ठीक है, ये 5 की पावर -1 और ये हो गया 5 की पावर हाफ। ठीक है, तो ये वाली चीज यहां से निकल आएगी कितनी हाफ की पावर में ये कितना आया, अपन क्या देख रहे थे यहां पे माइनस हो जाएगा log यहां 5 और ये √5 लिख सकता हूं मैं ऐसा। ये 5 की पावर -1 है ना, तो -1 है तो माइनस साइन सामने आ जाएगा, तो ये वैल्यू 2 हो गई। तो आंसर कितना हो गया हाफ रेज टू पावर -2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ये मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के पुराने सवाल है ना। क्या कहा जा रहा है कि पहले ये आपका टावर का जो एंगल बनता था वो 30 था, लेकिन 20 मीटर हम और इधर मूव कर गए, 20 मीटर्स मूव कर गए, तो आपका एंगल जो है वो कितना बन गया 60 डिग्री बन गया है ना। अब आपको चाहिए क्या हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर की बात करनी है, तो h ये हो गया आपके पास है ना। तो अगर ये h है तो आप बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितनी रही होगी। मैं बल्कि इसको पूरे को मानने की जगह पे मैं इसी को x ले लेता हूं इतना है ना। तो देखिए h अपॉन x प्लस 20 विल बी इक्वल टू tan 30 मतलब 1/√3। सो दैट मीन्स कि x प्लस 20 आपका कितना था h√3 के बराबर था। ठीक है, और h बाई x की बात करें, h बाई x आपका tan 60 √3 के बराबर था। तो यहां से आपको पता चला कि h की वैल्यू कितनी है √3x है। तो अब h की वैल्यू यहां पे रख दो। हमें निकालना तो वैसे क्या था, अच्छा हमें h निकालना था है ना। ठीक है, x को रख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है h बाई √3 है ना। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो, h बाई √3 प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। सो h कॉमन हो गया, आपके पास आया √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 20। अब आप इसको h बाई 10 का होल स्क्वायर वगैरह यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक बार इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 अपॉन ये कितना हो गया 2/√3 है ना। तो √3 आपका ऊपर 2 नीचे, तो दिस इज 10√3। सो h इज 10√3। अब जो भी निकालना है आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया गया है और इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि पहली टर्म क्या है 2 log 10 7x माइनस 9। एक चीज का मैं फिर से बोलूंगा, डोमेन को आपको ध्यान में रखना था है ना। और यहां से आपके पास क्या है 2 log 10 3x माइनस 4। ये रिजल्ट आपका आता है इक्वल टू 2 है ना। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि log 10 7x माइनस 9 प्लस log 10 3x माइनस 4 कम्स आउट एज 1। तो अगर यहां से आप देखो log 10 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 7x माइनस 9 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है 1। सो 7x माइनस 9 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 10 है ना। ये इसको एज इट इज रखा, 10 की पावर 1 लिख दिया। तो दिस गिव्स यू 21x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका कितना 28 और 27 55x
प्लस 36 माइनस 10 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या आ सकता है। हमें x चाहिए ना, ओके, तो 3x माइनस 4 और 7x माइनस 9 थे, ये सही किया। 21x स्क्वायर माइनस 28 और माइनस 27 और 36 हो गया, माइनस 10 कर दिया, 26 इज इक्वल टू 0। तो है 21 और 26 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 546 हो गया, है ना। अब 546 के लिए अपन क्या देख सकते हैं, अपने पास 546 आ रहा है ना, तो इसके फैक्टर्स अपने पास क्या क्या हो सकते हैं, 42 और 13, है ना। इसको लिख सकता हूं मैं 42 और 13, इसके दो फैक्टर्स ले लिए। तो 21x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 13x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 21x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 2। सो हियर वी आर गेटिंग 2x, एक आ रहा है 13/21 और एक आ रहा है 2। आप बताओ किसको एक्सेप्ट करोगे। तो आप वापस से ओरिजिनल केस में जाओ, 3x माइनस 4 का 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर कहा गया था, कोई दिक्कत नहीं है ना, पॉजिटिव तो बना ही देगा वो आर्गुमेंट को। फिर भाई 3x माइनस 4 को पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं थी, उसके होल स्क्वायर को पॉजिटिव होने की जरूरत थी, वो तो होगा ही होगा, है ना। तो दोनों ही आपके लिए सही हैं, इसका मतलब कि आपका दोनों सॉल्यूशंस आपके करेक्ट आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। 3/4 रेज टू पावर कितना दिया हुआ है, 6x है, प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 27/64, दैट मींस ये। ठीक है, अब कुछ लोग गलती कर दिए होंगे, क्या सीधा सीधा आपने इनइक्वालिटी हटा दी, मतलब बेस हटा दिया होगा, सीधा इनइक्वालिटी लगा दी होगी, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी पलट जाएगी क्योंकि बेस आपका 1 से छोटा था। तो 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 3, है ना। बेस आपका 1 से छोटा है, इसलिए इनइक्वालिटी साइन आपका पलट जाएगा। तो 6x यहां से आपके पास आ गया 7 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, या फिर कह लें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, ठीक है, इज लेस देन 0। ठीक है बात। तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो x के लिए आपको क्या क्या सोल्यूशंस मिल रहे हैं, x के लिए आपको मिल रहा है -1 से लेकर के 7 तक का रेंज। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहूं तो इंटीग्रल वैल्यूज केवल मुझे देखनी थी, है ना। इंटीग्रल वैल्यूज मतलब क्या होंगी, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल मैं मॉडरेट रेट करूंगा। जो हमारे इंटीजर्स हैं वो आसान क्वेश्चंस हैं, बाद के क्वेश्चंस आसान है, शुरू में आपको 4-5 क्वेश्चनों में हो सकता है थोड़ी दिक्कत रहे, लेकिन बाकी आगे अगर आपने वहां से थोड़ा सा सही तरीके से क्वेश्चंस चूज कर लिए तो आप आसानी से ठीक ठाक स्कोर इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन एंड होता है। थैंक यू ऑल।